तो और भाई क्या हाल है। हम लोगों ने वापस आईसर भोपाल को विजिट कर लिया है। इस बार हमने पीएचडी स्टूडेंट से बात करी है जो कि केमिस्ट्री के ही थे। तो उन्होंने पहले मास्टर्स करी आईआईटी मंडी से, उसके बाद वो पीएचडी करने आईसर में आए हैं। तो उन्होंने पीएचडी का पूरा वर्क कल्चर बताया है और पीएचडी वालों के लिए आईसर कैसा है वो भी बताया है। और इसके बाद वेट करना, मैंने डेटा साइंस वाले बच्चों से बात करी है जो आईसर में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अपना फेस रिवील करने से तो मना ही कर दिया है। तो मैंने उनसे ऑडियो की रिक्वेस्ट करी थी, तो उसके लिए वो एग्री कर गए हैं और मैंने वो उस ऑडियो को अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। उसमें काफ़ी चीज़ें एडिट करनी है। जाहिर सी बात है, आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि कोई अपना फेस रिवील क्यों नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास कुछ अच्छा ही नहीं होगा बताने के लिए। हाँ, बस उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपको सिर्फ रिसर्च करने आना है तो डेटा साइंस के लिए आईसर बेस्ट है भोपाल वाला। अगर प्लेसमेंट के लिए आ रहे हो तो सॉरी भाई, मैं अभी से बता देता हूँ, स्पॉइलर ही दे रहा हूँ कि भाई प्लेसमेंट के लिए मत आना आईसर में। इट्स अ प्रॉपर रिसर्च कॉलेज, सो देख लो अपने हिसाब से। तो भाई अब इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखो, इसके अंदर पीएचडी की काफ़ी डिटेल्स हैं और आप यार सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो तो मैं क्या थोड़े और कॉलेज विजिट करके आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पहले जनता को बता देते हैं, हम लोग आईसर आ गए हैं और आप पीएचडी केमिस्ट्री में हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से। इसको काइंड ऑफ कैजुअल कन्वर्सेशन ही रखना, मतलब ऐसा मत समझना कि इंटरव्यू टाइप दे रहे हो, है ना। तो अपन आपका नाम, आपका ब्रांच, आपकी ईयर और आप कहाँ से आए हो वो बताओ। तो मैं अभी सेकेंड ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ यहाँ पे आईसर भोपाल में। तो मेरा नाम है शुभदीप गोस्वामी एंड मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। तो अभी तो मेरा यहाँ पे 1 साल हो गया है बस। और क्या, यही ठीक है। तो और हाँ, मैं केमिस्ट्री ब्रांच से हूँ, तो केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप इससे पहले आपने मास्टर्स करी होगी, हाँ। वो कहाँ से करी थी आप? तो मेरा मास्टर्स है आईआईटी मंडी से। तो आईआईटी मंडी में मैं 2021 से लेके 2023, तो उस टाइम में ख़त्म हो गया 2 साल। उससे पहले मैं था बंगाल में, तो मेरा बीएससी जो है वो बंगाल से ही है। मेरा स्कूलिंग जो है वो घर के पास वाले स्कूल से ही है। तो स्कूलिंग तक मतलब 12th तक मैं घर पे ही था। उसके बाद बीएससी के लिए थोड़ा घर से निकला तो दूसरे शहर गया। उसके बाद बीएससी जब ख़त्म हुआ फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईआईटी के लिए, आईआईटी जेएम करके। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मैं फिर गया आईआईटी मंडी। फिर आईआईटी मंडी से ट्रांजिशन शिफ्ट होके मैं आया आईसर भोपाल में पीएचडी करने। आप आईआईटी मंडी से हो, पता है बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं आईआईटी मंडी में ही था। मैंने भी देखा है आप भी आईआईटी मंडी से हो। वैसे कैंपस वो बहुत अच्छा है, वो वहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है। मैं अभी भी मिस करता हूँ आईआईटी मंडी को कि वो क्या मतलब बहुत अच्छा कैंपस है वो। हर रोज़ सुबह उठो तो एकदम पहाड़ दिखते हैं। हाँ। कभी कभी ऐसे बादल एकदम नीचे आ जाते हैं ठंड के टाइम। वो बड़ा अच्छा, वो बहुत अच्छा है। मैंने शायद दोस्ती मेरी मैथ्स वालों से ज़्यादा अच्छी थी एमएससी। तो उसके अंदर एक बंदा था वो घुंघराले बाल वाला, यार उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, सोहम या कुछ नाम है उसका। हो सकता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि एमएससी वाले क्या मतलब सारे हॉस्टल्स में थोड़े थोड़े थे। तो जैसे हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे तो उसमें हम लोग मिडिल फ्लोर में थे। ग्राउंड वाले फ्लोर में हमारी मतलब एमएससी के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स थे और ऊपर एमएससी फिजिक्स के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। कौन सा हॉस्टल था आपका? हॉस्टल 7। हॉस्टल 7 B7। अच्छा, B5 B6 सामने था, B7 साइड में था। वहाँ पे लड़कियाँ भी अच्छी हैं। नहीं, हाँ अच्छी है। तो मैक्सिमम चंडीगढ़ और वो हिमाचली लड़की। हाँ, उनको शायद B8 में, सबको B8 में शिफ्ट कर दिया था बाद में। सारे B8 का हॉस्टल तो बहुत बड़ा है। B8 और B9 तो मैक्सिमम वो बॉयज़ हॉस्टल एमटेक और पीएचडी के लिए वो लोग शिफ्ट कर दिए। और B8 में तो हमारे बैच की जितनी भी लड़कियां थी वो तो सारे B8 में रहते। B8 में ही चली गई थी ना। स्टार्टिंग में B6 B7 में रहे थे। हाँ। फिर अचानक से शिफ्ट किया, फिर लोगों को शिफ्ट कर दिया अभी। तो फिर ऐसे जैसे आप अभी पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी करने का ऐसा मतलब वो क्या था, मोटिवेशन क्या था कि पीएचडी क्यों करनी है? नहीं, एक्चुअली जब बीएससी या फिर जब बेसिक साइंस होता है जो 12th तक या फिर बीएससी, तो उस टाइम पे तो उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहता। तो मेन प्रॉब्लम यही होता है कि लोगों के पास एक्सपोजर नहीं है कि क्या करना है कि नहीं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जब पता चलेगा कि एक्चुअली जो पढ़ रहे हैं उसको कुछ अप्लाई भी करना है ना,
तो आता है थोड़ा बहुत मोटिवेशन। जैसे बीएससी तक तो ठीक था कि पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, लेकिन जब एमएससी में गया तो वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है तो आईआईटी मंडी में। तो वहाँ जाके डिफरेंट लैब्स को देखने को मिला कि कौन से लैब में क्या काम होता है। फिर एक लैब में मैंने काम किया ऑलमोस्ट 1.5 साल तक एमएससी प्रोजेक्ट के लिए। कौन से कैंपस में थी वो लैब? वो साउथ कैंपस। साउथ कैंपस में। तो केमिस्ट्री के सारे जो फैसिलिटीज़ है, प्रोफेसर्स वगैरह, वो केबिन वगैरह और क्लासरूम्स, वो सारे साउथ कैंपस में ही हैं। तो उसके बाद वहाँ थोड़ा बहुत काम करने के बाद फिर आइडिया लगा कि हाँ रिसर्च ये होती है। फिर अच्छा लगा, 1.5 साल तक काम किया। फिर लगा कि नहीं, दूसरे चीज़ों पे क्या ही जाना, ये रिसर्च अच्छा लग रहा है तो अभी इसी में कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने गेट दिया, जो गेट एग्ज़ाम होता है। हाँ। तो फिर गेट के थ्रू मैं यहाँ पे आया पीएचडी करने। अच्छा, मतलब पीएचडी भी आपने गेट से किया था और एमएससी के लिए जैम दिया था आपने? एमएससी के लिए आईआईटी जैम। तो चलो, मैं ना सोच रहा था कि एक एमएससी के ऊपर भी एक पॉडकास्ट बना सकते हैं, क्योंकि आईआईटी मंडी भी एक हाँ। हायर इंस्टीट्यूट ही है, तो इसी में मैं मर्ज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आईआईटी मंडी का एक्सपीरियंस बताओ आप पहले, यहाँ का मैं बाद में पूछूंगा, आप पहले वहाँ का बताओ। आईआईटी मंडी बहुत अच्छा है, एक ही वर्ड सबसे बड़ा, मतलब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आईआईटी मंडी बहुत अच्छा है। तो वहाँ का रिसर्च फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ का टीचर्स बड़े अच्छे हैं, कम बच्चे आते हैं और प्रोफेसर भी सफिशिएंट अमाउंट में है, तो ठीक ठाक है, क्लासेस भी ठीक ठाक लग जाती है, फैसिलिटी है, रिसर्च एक्सपोजर अच्छा खासा मिल जाता है लोगों को, और कैंपस तो बड़ा अच्छा है एक्चुअली। एकदम पूरा सोसाइटी से आउट होके एकदम पहाड़ों के बीच में, एकदम कोई भी बंदा एकदम फुल फोकस्ड होके वहाँ पे कुछ कर सकता है। और दूसरी बात, मतलब मोटिवेशन लगा रहता है वहाँ पे। जैसे कोई किसी दिन ऐसे मन नहीं लग रहा है तो ऐसे ही घूमने निकल गए इधर उधर, जहाँ जाओ वहाँ खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाता है। यहाँ झरना है, ये पहाड़ है, ये खाई है, बड़ा अच्छा है वहाँ का सीन सबसे अच्छा है। तो एमएससी के बच्चों के लिए मैं एक ये एडवांटेज कहूँगा कि उनकी क्लासेस उन्हीं के कैंपस में लग जाती हैं। हाँ, तो उनको वो बस के झंझट से वो छूट जाते हाँ, हैं। हाँ। हमारे लिए तो बस वो नहीं था, मतलब कुछ जैसे हम लोगों का वो करिकुलम में वो था, कुछ कोर्सेस इंजीनियरिंग से भी लेना पड़ता था। जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एक थोड़ा बहुत कोर्स था, क्रेडिट कवर कर क्रेडिट के लिए 1 क्रेडिट का था वो, और एक मैकेनिकल वर्कशॉप का कुछ वो कोर्सेज था, वो 2 क्रेडिट का टोटल कोर्स था। तो उसके लिए हम लोगों को नॉर्थ कैंपस में जाना पड़ता था क्योंकि क्लासेस वहीं पे लगती थी। बाकी जितने भी क्लासेस है वो तो मतलब हॉस्टल्स के पास ही थी। तो मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे थी? हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 500 मीटर्स की दूरी है। ऐसे ही मतलब 9 बजे भी क्लास लगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि 8:30 बजे उठो, ब्रश करके निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। तो ऐसा जब मास्टर्स में थे तो फोकस किस चीज़ पे था, कि प्लेसमेंट पे था या फिर मालूम था कि पीएचडी करना है? एक्चुअली पहले तो उतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं था। पहले लगा कि चलो आईआईटी में है अभी, प्लेसमेंट तो यहाँ पे कंपनीज वगैरह आती है तो प्लेसमेंट ले ही लेंगे। तो फिर बाद में पता चला कि यार प्लेसमेंट तो मतलब ठीक है, लेकिन वहाँ पे शायद मन ना लगे, क्योंकि डिफरेंट काम में मन लग जाता है ना। जैसे हम लोगों का प्लेसमेंट तब हुआ था तो ऑलरेडी हम लोगों ने 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस था वहाँ पे, तो तब लगा कि नहीं, उस फील्ड में ना ही जाऊँ तो ही बेहतर है। तो मज़ा नहीं आ रहा था जॉब में? हाँ, तो वो ही मतलब ठीक है, मज़ा नहीं आएगा ना, पहले मज़ा आएगा, फिर ऐसे लगेगा कि एक ही दिन बार जी रहा हूँ मैं, तो उससे अच्छा है कि रिसर्च करूँ, कुछ नया एक्सपोजर नहीं है, कुछ नया तो मिले इसमें। सही बात है। दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। तो जैसे अगर कुछ बच्चों को सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ही जाना है आईआईटी मंडी, तो उनके लिए कुछ एडवाइस कि उनको वहाँ जाना चाहिए या फिर कोई अच्छा आईआईटी प्रेफर करना चाहिए, कि और आप अपर आईआईटीज में टियर 1 कॉलेज में जाओ या फिर? अपर आईआईटीज तो डेफिनेटली गुड, क्योंकि कैंपसिंग वहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छा है। तो अगर अपर आईआईटी नहीं भी मिले तो आईआईटी मंडी बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। तो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मतलब कभी ये 2nd सेमेस्टर के एंड में आ रहे हैं, कभी 3rd सेमेस्टर के एंड में आ रहे हैं, कभी 4th सेमेस्टर के एंड में आ रहे हैं। तो लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज आई थी, एटलीस्ट 10-12 कंपनीज तो एटलीस्ट आई थी। और जब हम लोग हमारा ऑलमोस्ट एमएससी ख़त्म होने वाला था, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि हर रोज़ कोई ना कोई कंपनी आ रहा है, वो हम लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऐसे इंटरव्यू वगैरह है। तो बहुत सारे बच्चों ने वो प्लेसमेंट लिया भी था। जैसे हमारे बैच में जितने भी बच्चे थे उनमें से मैक्सिमम सपोज हमारा 45 कैपेसिटी था एमएससी केमिस्ट्री में,
तो उनमें से मैक्सिमम 10-12 बच्चों ने पीएचडी का वो प्रोफेशन चूज़ किया, बाकी जितने भी बच्चे हैं सबका प्लेसमेंट लगा है वहाँ पे। अच्छा, जिन्होंने पीएचडी चूज़ किया वो आईआईटी मंडी में ही है कुछ, या फिर सबने अलग अलग? कुछ आईआईटी मंडी में है 1-2, फिर कुछ लोगों ने चूज़ किया कि वो फॉरेन जाएंगे, तो ऐसे 2-4 लोग हैं जो फॉरेन गए हैं। मेरा भी एक दोस्त था वो भी फॉरेन में ही है। तो और कुछ लोग हैं जो इंडिया में प्रेफर किया, 4-5 लोग अभी भी इंडिया में हैं। और बाकी जितने भी जो लोग थे जिन लोगों को रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो उन सबका वो प्लेसमेंट लगा है। जैसे आकाश हो गया, फिटजी हो गया, ऐसे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले रिक्रूट कर लेते हैं। और कुछ केमिकल इंडस्ट्री भी आए थे तो 1-2, तो उनमें भी 1-2 लोग गए थे मुझे पता है। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सबके पास जॉब्स तो थी उस टाइम। ये तो अच्छी चीज़ है। जैसे आईआईटी से मास्टर्स करने के बाद एक एडवांटेज ऐसा हो जाता है कि आप बाहर जब परस्यू करने जाते हो ना, तो आपकी डिग्री की एक वैल्यू होती है कि आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो तो आपको वहाँ पे पीएचडी के लिए इजीली मिल जाएगा। जैसे मैंने ये भी सुना है कि प्रोफेसर्स लोग थोड़ा सा इनडायरेक्टली फोर्स तो करते हैं कि तुम मेरे अंडर ही पीएचडी में कर लो मास्टर्स के बाद। हाँ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखो उन लोगों को ये है कि कोई बंदा अगर मेरे साथ काम किया है ऑलमोस्ट एमएससी में, तो उनको तो ऑलरेडी काम पता होगा। हाँ। तो अगर पीएचडी में अगर एनरोल हो गया तो वो काम उसको नए से सीखना नहीं पड़ेगा, तो जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर पाएगा वो लोग कभी कभार डिग्री को इंटीग्रेटेड बना देते हैं। हाँ। कि एक काम करो, एमएससी तो मिलेगी, साथ में इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल हो जाओ, तो क्या तुम्हारी पीएचडी की डिग्री भी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम 5 इयर्स की होती है। हाँ, तो वो टाइम बच जाएगा उसमें थोड़ा सा। हाँ वो होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये वाला नहीं था। जैसे मुझे पता है कि शायद मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में था ये इंटीग्रेटेड कोर्स वाला वो सीन, तो कुछ लोग थे जो इंटीग्रेटेड में आए थे। लेकिन एमएससी में ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट उसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन शायद 3rd या 2nd सेमेस्टर के बाद एक ऑप्शन आता था हमारे लिए कि एक सीजीपीए क्राइटेरिया होता था कि 8 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो अगर हुआ तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाओगे वहाँ पे, मतलब कोई गेट या फिर और दूसरा क्वालिफाइड जो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है वो अपीयर करने की ज़रूरत नहीं, वो आप डायरेक्टली वहाँ पे पीएचडी कर सकते हो। तो ये सही चीज़, ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो जो लोग चाहते हैं कि जो लैब में मैंने पीएचडी एमएससी में काम किया है, तो उसी लैब में अगर मैं मतलब डिटरमाइंड हो कि उसी लैब में मुझे काम करना है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, तो डायरेक्टली उसी लैब में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपका मन बन गया था एंड में पीएचडी का, तो फिर आपने आईआईटी मंडी छोड़ के आईसर क्यों चूज़ किया? एक्चुअली आईआईटी मंडी ठीक है, जितना भी मतलब डिफरेंट रिसर्च फील्ड्स हैं, तो लेकिन फिर भी मतलब अभी वो नया बना है थोड़ा बहुत, तो जितने भी रिसर्च फील्ड होना चाहिए वो सारे तो नहीं है ना। लेकिन आइजर्स में क्या है कि ऑल्दो सेम ही टाइम पे बना है 2009-2010, लेकिन आइजर्स में मतलब फैसिलिटी थोड़ा आईआईटी से ज़्यादा है, प्रोफेसर्स भी ज़्यादा हैं और डिफरेंट रिसर्च फील्ड भी एक्सपोजर करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट था तो उस काइंड ऑफ फील्ड आईआईटी मंडी में थोड़ा बहुत कम था, तो मुझे लगा कि आईआईटी मंडी छोड़ के कोई दूसरा इंस्टीट्यूट थोड़ा एक्सपोजर लिया जाए, तो फिर मैं आईआईटी छोड़ के फिर आइजर आया। आइजर मेरे ख्याल से मेनली फोकस सिर्फ रिसर्च पे ही है। आइजर्स का मेन फोकस रिसर्च ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा तो कहते ये लोग प्लेसमेंट, इनका फोकस है ही नहीं प्लेसमेंट पे, इनका पूरा फोकस रिसर्च पे है। अगर कोई सिर्फ प्लेसमेंट सोच के आ रहा है दिमाग में कि यार मैं आइसर जाऊँगा और किसी कंपनी में प्लेस हो जाऊँगा, तो वो नहीं आया यहाँ पे। वो आइडिया थोड़ा गलत है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग फोकस्ड ऑन रिसर्च। सो पहले से जैसे BSMS वाले बच्चे हैं तो उन लोगों को 5 साल का कोर्स होता है यहाँ पे, तो 4th ईयर के बाद वैसे 1st ईयर या 2nd ईयर ख़त्म होने के बाद ही उन लोगों को इंटर्नशिप का ऑप्शन आता है कि कोई भी लैब ज्वाइन करके 1-2 महीने का इंटर्नशिप आप लोग कर सकते हो। तो उस टाइम पे लैब का काम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। फिर आता है उन लोगों का 4th ईयर के बाद एक पूरा साल 5th ईयर जो है, तो उसमें पूरा 1 साल लैब में बिताना पड़ता है, तो उसी में उन लोगों का क्रेडिट होता है कि फिर लैब का काम सीखते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करके जाते हैं तो उन लोगों का पेपर भी आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अब बड़े अच्छे मतलब PhD का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं यहाँ से, जैसे MIT वगैरह जाते हैं, ऑक्सफोर्ड भी कोई गया है। तो यहाँ का रिसर्च फोकस से अगर आ रहे हो तो ये बहुत अच्छा जगह है, मतलब बेस्ट देखा जाए। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट जगह है। ये तो सही है, बहुत सही है। लेकिन पीएचडी में इसमें जैसे आप मास्टर्स में थे तो कुछ स्टाइपेंड था उसमें? मास्टर्स में नहीं, हमारे टाइम पे एमएससी में कोई स्टाइपेंड नहीं था। और अगर कोई किसी को चाहिए, ज़रूरत है कि यार मेरे को एमएससी में भी मेरे को स्टाइपेंड मिले, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया है? अच्छा, स्टाइपेंड वहाँ पे एक तो था, जैसे
ऐसा नहीं है कि मंथली स्टाइपेंड है, लेकिन थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अगर हेल्प चाहिए तो वहाँ पे एक स्कॉलरशिप्स टाइप का वो कुछ ऑप्शन था। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया मुझे अभी ज़्यादा याद नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि क्लास स्ट्रेंथ के टॉप 10% पे आना पड़ेगा। तो ऐसा एक क्राइटेरिया था, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे वो स्कॉलरशिप्स के लिए। तो अराउंड वो आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हेल्प करते हैं वहाँ से। और अभी इसमें तो पीएचडी में तो हाँ, होगा। पीएचडी में तो फेलोशिप है। फेलोशिप मिलता है, कितना मिल जाता है इसमें? पीएचडी में अभी तो वो है 37,000 पर मंथ। तो ये ईयरली इंक्रीज होता है मैंने सुना। ईयरली इंक्रीज़ मतलब जैसे पहले 2-3 साल तक वो हमारा चलता है वो JRF, जूनियर रिसर्च फेलो। फिर हम लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह देना पड़ता है और रिसर्च अपडेट वगैरह। फिर ये लोग हम लोगों को वो SRF में कन्वर्ट कर देते हैं, सीनियर रिसर्च। हाँ, सीनियर रिसर्च फेलो। तब हमारी फेलोशिप थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, तो ये कितना 2 साल में वो कर देते हैं? हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है काम टू काम और प्रोफेसर्स टू प्रोफेसर्स, उसके ऊपर डिपेंड करके ये हो जाता है। नहीं, क्योंकि जब मैंने गेट का एग्ज़ाम लेने दिया था तो उसमें ये था कि मास्टर्स को तो 12,500 रुपये मिलते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें यह था पीएचडी वालों को, मतलब ऐसा जो मेरा जो रूममेट था मुनीश, तो वो पीएचडी वाला ही था। तो उसका क्या फर्स्ट ईयर की स्टाइपेंड कुछ 32 या 31,000 थी। उसके बाद सेकेंड ईयर से उसकी 36 कुछ हो गई थी। फिर वो बोल रहा था कि आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे 40 तक पहुंच जाएगी, 5th ईयर तक अगर वो करता है पूरा। अच्छा। तो बाकी ये तो आईआईटी का था, यहाँ आईसा का नहीं पता मुझे कि यहाँ पे किस तरीके से वो। हाँ, सब ऐसे फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। जैसे हमारे तो ऐसे फिक्स है कि 2 साल तक ये मिलेगा, फिर जब SRM बन जाओगे तब उसके बाद कुछ बढ़ा के और एक फेलोशिप मिलेगा 2-3 साल तक। तो ऐसे मंथ टू मंथ इंक्रीमेंट नहीं है। हाँ, अगर वो है कि आप कैंपस में नहीं रहे हो, बाहर रह रहे हो कहीं, तो आपको HRA मिलता है। तो वो HRA सिटी टू सिटी वैरी करता है, लेकिन वो पैसा भी ठीक ठाक है। तो HRA के लिए कोई प्रूफ तो नहीं देना पड़ता ना कि मेरा रेंट इतना है तो मुझे इतना ही पैसा चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिटी टू सिटी पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे कुछ कॉस्टली सिटीज़ है जैसे कोलकाता वगैरह, तो उनके लिए एक ऑलरेडी फिक्स्ड फेलोशिप होगा, मतलब HRA मिलेगा उन लोगों को। अमाउंट बता सकते हो? अमाउंट मुझे डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन मेरा एक दोस्त था IIT दिल्ली में, तो वो बोल रहा था कि अराउंड 10,000 के आसपास उसको HRA मिलता है। काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो जैसे दिल्ली एक कॉस्टली सिटी है, तो उसी के हिसाब से फेलोशिप भी, मतलब वो HRA भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि मतलब कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे पीएचडी में हॉस्टल्स में रहना कंपलसरी नहीं है? हाँ, अभी कंपलसरी नहीं है, पहले कंपलसरी शायद था। तो अभी शायद 6 महीने पहले उन लोगों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किया। हाँ, मैंने सुना है कि अभी डायरेक्टर भी चेंज हुआ है। हाँ 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 हाँ, डायरेक्टर भी चेंज हुआ है। तो उसके बाद से अभी ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप रह भी सकते हो, ना भी रह सकते हो, बाहर भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो वो बिंदास है। हाँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था आईसर में? आईसर्स में फर्स्ट ईयर अच्छा ही था। तो पहले डिफरेंट लैब्स, फिर यहाँ का कोर्स वर्क्स। तो कोर्स वर्क्स तो काफ़ी मतलब मिलजुलते ही हैं, जो जैसा IIT में था वैसा यहाँ भी है। बच्चे हैं CGPA क्राइटेरिया टाइप, और यहाँ पे बच्चे स्ट्रेंथ्स काफ़ी ज़्यादा है ना, तो फिर वहाँ से CGPA ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा बहुत भी पढ़ लो ना, तो यहाँ पे क्लास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ पे क्लास स्ट्रेंथ कितनी थी IIT में? तो वहाँ पे बस MSc वालों की क्लास लगती थी। तो जैसे हमारे क्लास में 45 बच्चे हैं, और यहाँ पे सीन थोड़ा अलग है। जैसे एक ही कोर्स फ्लोट हुआ, तो उस कोर्स में BSMS भी रह सकते हैं। अच्छा। कुछ MSc वाले जो स्टूडेंट आए हैं वो भी रह सकते हैं, और PhD वाले भी साथ में? PhD फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रह सकते हैं। ऑलमोस्ट कुछ क्लासेस में तो स्ट्रेंथ 80-90 तक चला जाता है। अरे, तो क्लासेस का रूम साइज भी बड़ा ही होगा? हाँ, यहाँ पे बहुत मतलब बड़े क्लासरूम्स लोगों ने बनाए रखे। क्लासरूम्स कैसे हैं? जैसे IIT की कुछ क्लासेस थी जो नॉर्मल क्लास जैसी होती हैं, और कुछ क्लासेस वैसी थी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीट्स लगी होती हैं। हाँ, वो यहाँ पे है। जैसे केमिस्ट्री बिल्डिंग में इटसेल्फ देखा जाए तो वैसा मतलब नॉर्मल क्लासरूम्स हैं, और इन लोगों ने स्पेशली LHC बनाया है, जो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जो स्पेशली लेक्चर्स के लिए बनाया है। तो वहाँ पे ऐसी वाली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले जो वो होते हैं ऑडिटोरियम टाइप, तो वो वहाँ पे है। तो वो उसमें क्लासेस अपनी लगती हैं? हाँ हाँ, उसमें जैसे मैक्सिमम BSMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जितने, मतलब जैसे यहाँ पे BSMS फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 400-450 बच्चे आते हैं। तो उन इतने स्ट्रेंथ्स के बच्चों को मतलब क्लास लेना है तो ऐसे ऑडिटोरियम में बिठाना पड़ेगा। सही बात है। तो इसीलिए वो ऑडिटोरियम बनाएंगे, तो उसी में क्लास लगती है उन लोगों की। मेरे ख्याल से BSMS या जितनी भी बैचलर्स डिग्री हैं, तो फर्स्ट ईयर में सबको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर में सारे, तो इसलिए सबकी लेक्चर भी सबका साथ में ही लगता होगा।
मतलब डिवीजन बाद में होता है ना सेकंड ईयर से, कि जो हाँ। ब्रांच वाइज डिवीजन जो है, ब्रांच वाइज डिवीजन बाद में होता है, पहले फर्स्ट ईयर तक सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सब कुछ पढ़ना केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह जो भी हो। वो यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत हुई क्या? जैसे आप तो कोलकाता से आए हो, तो यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हो, मान लो बाहर से कुछ सामान लेना है या फिर बाहर से कुछ आना जाना वगैरह, कुछ दिक्कत? यहाँ पे एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है कि ये जो आइजर्स या फिर ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट बनते हैं वो थोड़ा बहुत आउटस्कर्ट्स में बनते हैं ना। हाँ। तो यहाँ पे मतलब सपोज आपको कोई रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छे सा रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, मान लो डेट पे ही जाना हो अपन को। हाँ डेट पे ही जाना हो, तो वो ऐसे मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आपको जाना पड़ेगा बाहर, तो यहाँ से ऑटो बुक करना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले जब आया था तब बस सर्विस था अच्छा सा, तो रेड बस चलती होगी पहले? रेड बस नहीं, यहाँ का वो स्टेट बस भी था। अच्छा। तो पहले 2-3 महीने तक मैंने देखा वो यहाँ पे रनिंग था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो बस सर्विस बंद हो गया है। अब बस नहीं आती यहाँ पे बस नहीं आती। और अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो ऑटो सर्विस अवेलेबल है, आपको कॉल करना पड़ेगा, तो कहीं भी किसी भी टाइम ऑटो आ जाएगा। ऑटो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन उसका फेयर बढ़ जाता है, तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा दिक्कत तो है इसमें। मतलब आपको कहीं जाना है तो ऑटो मेरे ख्याल से 200-300 तो आराम से लेता होगा। 200 to 500 ऐसे वैल्यू। 500 भी जाता है। मतलब अगर आप थोड़ा दूर स्टेशन जाते हो, जैसे यहाँ से रानी कमलापति स्टेशन है, हाँ वो काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है, तो वो 400-450 मिनिमम लोग ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ऑटो अपन को लेना है तो अपन अंदर बुलवा सकते हैं ऑटो? हाँ हाँ, अंदर बुला सकते हैं, बुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई भी हॉस्टल हो, ऑटो एकदम हॉस्टल के बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ये ज़्यादा सही है। ये एक बैटरी वाले ऑटो भी घूम रहे हैं कैंपस में। हाँ, वो कैंपस से ऐसे मतलब वो प्रोवाइडेड है, क्योंकि कैंपस में अभी बस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए वो ई रिक्शो वगैरह वो सब उन लोगों ने स्टार्ट किया है। तो ई रिक्शो शायद सुबह से लेके रात के 9 बजे तक अवेलेबल रहता है। तो उनका कॉल जो नंबर है, जो जितने भी सपोज 5-6 ई रिक्शो हैं शायद, तो जो जितने भी वो ई रिक्शो के मतलब वो जो चलाते हैं, तो उनका नंबर हर एक हॉस्टल में मतलब लिखा हुआ है। आप अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हो। तो आप अगर कोई कहीं भी जाना है, सपोज यहाँ से क्लासरूम के लिए जाना है, तो अगर मिले तो ठीक है ऑटो, अगर नहीं मिले तो आप कॉल कर सकते हो उन लोगों को। वो अगर फ्री है तो आ जाएंगे वो लोग। नहीं, उनका फ्री है ना, वो पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं, पैसे लेते हैं लेकिन कम लेते हैं। जैसे यहाँ से लेके मेन गेट तक 5 रुपये में लेते हैं। अरे बहुत सस्ता है। वो सस्ता है, हाँ। लेकिन एक क्राइटेरिया है कि मतलब आप अगर अकेले जा रहे हो तो 20 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ग्रुप में हो आप? ग्रुप में जैसे 2 भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी 5 रुपये। अगर सिंगल में? हाँ, सिंगल में तो फिर ज़्यादा देना पड़ता है। और सिंगल में मतलब पास जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे यहाँ से लेके क्लास के लिए जा रहे हो तो भी 5 रुपये, तो भी 5 लेगा। लेकिन गेट तक अगर जा रहे हो उतना दूर, तब अगर सिंगल हो तब तो गेट काफ़ी दूर है, क्योंकि मैं गाड़ी से भी आया तो 5 मिनट लग गया मुझे आने में। गेट तो यहाँ से काफ़ी दूर है। कभी कभी गेट पे रोकते हैं, कभी नहीं रोकते। मैं लास्ट टाइम आया था ना तो मुझे नहीं रोका था, क्योंकि मैं बाइक से आया था और मैं सीधा अंदर आ गया था। आज के यहाँ हो सकता है कि कपड़ों की वजह से हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रेनकोट पहना था, तो आई एम लुकिंग लाइक एन एडल्ट, तो हो सकता है उन्होंने इसलिए नहीं रोका हो। लेकिन एवी में आ रहा था तो मेरे को बीच में से रोक लिया उनने, मतलब गेट क्रॉस ही कर दिया था मैंने। कहते कहाँ स्टूडेंट हो? मैं सोचा था कि हाँ बोल दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये फंस सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं, भाई से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एंट्री कर दो, तो इसलिए उसके बाद उन्होंने कॉल लगवाया। मैं ठीक है, लेकिन वैसे सिक्योरिटी तो सही है। लेकिन मैंने सुना था कि पहले रात में बाहर निकलना थोड़ा इजी था, अभी शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया है ना? हाँ, जैसे अगर आप आइजर्स के स्टूडेंट हो, आपके पास वो आईडी कार्ड है, तो वो स्कैन करके आप बाहर जा सकते हो। रात के ऑलमोस्ट 2 बजे तक आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन लोगों का अभी रूल है कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक ऐसे कोई एक टाइम है, तो उस टाइम में आप बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जा रहे हो तो हॉस्टल केयर टेकर से परमिशन, स्पेशल परमिशन चाहिए। जैसे आप कहीं अपने घर भी जा रहे हो तो भी मतलब लीव फॉर्म तो साइन करना पड़ेगा, जैसे हॉस्टल में नहीं रह रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो और एक ऑफिशियली आपको लीव फॉर्म साइन करना पड़ेगा, जो ऑफिस से अप्रूव होकर आएगा, वो दिखाना पड़ेगा गेट में। ओह, वो तो फिर लंबा प्रोसीजर है काफ़ी। वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है वैसे। वो थोड़ा बहुत अगर घर जा रहे हो, एक इमरजेंसी कंडीशन हो तो थोड़ा मतलब वो लोग कंसिडर। दोस्त लोग मिलके मान लो कभी नाइट आउट पे भी जाते हैं तो? नाइट आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट आउट में जैसे हम लोगों को तो प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, पीएचडी वालों को थोड़ा सा, बैचलर वालों से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है हम लोगों के पास। जैसे हम लोग वैसे रात को कभी कभी लैब में देर भी हो गया तो हम लोग 2-2:30 बजे आ रहे हैं,
तो तब प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ता। बस वो अगर बहुत लेट हो जाए तो बस एक साइन करना पड़ता है कि मैं लैब में था, बस इतना ही। अच्छा, हॉस्टल में आपको बताना पड़ता है कि आप लेट आ रहे हो या फिर जल्दी आ रहे हो? लेट वो हर टाइम नहीं, कुछ टाइमिंग है, जैसे शायद रात के 1 बजे के बाद अगर आओ तो एक बार साइन करना पड़ेगा कि हाँ। अच्छा, और अगर आए ही नहीं अपन लैब में सो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इन लोगों के पास कोई डेटा नहीं है कि कोई रूम में आ रहा है कि नहीं। जैसे आईटी में था ना पहले, हाँ रोज साइन करना पड़ता रोज था। साइन करना पड़ता था कि कोई है या नहीं है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं भूल गए, सो जाते थे, तो फिर वो फ़ोन करते थे गार्ड रूम में ही आ जाते थे, आ कभी जाओ साइन करके जाओ। तो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि कौन रूम में है कौन नहीं है, इन लोगों को पता वो नहीं। ये ज़्यादा सही है। वहाँ पे क्या मेरे ख्याल से वहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि पहले बच्चे मिसिंग भी हुए हैं। हाँ, तो इसलिए हो सकता है इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने कि रोज़ साइन करो अपने अटेंडेंस लिखने के लिए। मेसी तक तो था, फिर जो पीएचडी वाले थे उन लोगों के लिए ये चीज़ वेव ऑफ कर दिया उन लोगों ने, तो पीएचडी वालों को साइन नहीं करना पड़ेगा, तो उनके लिए अलग था। लेकिन हम लोगों के लिए तो मतलब रोज़ साइन करना मैंडेटरी था, नहीं तो वो कॉल आ जाता था। आईआईटी मंडी में कभी कुछ दिक्कत हुई किसी चीज़ को लेकर? आईआईटी मंडी में दिक्कत सच कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बहुत दिक्कत तो है, लेकिन वहाँ पे बस फैसिलिटी बड़ा अच्छा है। हाँ। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के इंटरवल में हम लोग को एक बस मिल जाता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ। हाँ। और हम लोग को मेन मंडी सिटी भी जाना हुआ तो उसके लिए भी शायद दिन में 2 या 3 बार बस चलती है। उसके लिए भी बस चलती है। तो अगर बीच में जाना पड़ा जिस टाइम कोई बस नहीं है, जैसे सुबह के टाइम ज़्यादा बस नहीं होती है, हाँ। तो उस टाइम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि HRCTC के वो मंडी में बस एक दिक्कत मेरे को ज़्यादा परेशान करी थी, जैसे कि आप मान लो मार्केट जाते हो ना मेन सिटी मंडी में, तो आपको टाइम पे वापस आना पड़ता है अगर आपकी बस छूट गई गलती से। हाँ, तो फिर 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुकना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो नहीं, वहाँ पे क्या है, शाम के मेरे ख्याल से 6 बजे या 7 बजे तक लोकल बस चलनी बंद हो जाती है अपने कॉलेज की तरफ आते हुए, और कॉलेज की जो खुद की बस है वो उसका शायद लास्ट टाइमिंग 8 बजे का कुछ का है, 8 या 9 बजे के बीच का। 8 नहीं 9 बजे होगा शायद। हाँ शायद ऐसे कुछ टाइमिंग है मेन सिटी से अपना कॉलेज जाने के लिए, अगर वो छूट गई तो आपको सिटी में फंस जाओगे। हाँ, वो थोड़ा दिक्कत है। मैं एक बार फंसा हूँ ना मैं, क्योंकि फिर मैंने देखा बस स्लॉट ही अवेलेबल नहीं था, अपन बुकिंग करते हैं। नहीं, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है बहुत बार, जैसे हम लोग कभी घूमने गए तो आते टाइम थोड़ा देर हो लेट होता ही लेट हो जाता है, तो उस टाइम पे मतलब वही एक ही ऑप्शन है कि वहाँ पे जो कैब्स वगैरह हैं उन लोगों को बोलो, फिर या बहुत कॉस्टली है वो कॉस्टली है। 2-2 हज़ार रुपये पता नहीं कितने पैसे लेते हैं, 500,000 कुछ भी लेते हैं वो लोग देखते हैं ना कि मजबूरी कितनी है, वो तो एक्चुअली है, वो उस हिसाब से वो रेट बताते हैं अपना। फिर नहीं तो फिर इससे अच्छा ये है कि आप वहाँ पे होटल ले लो, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ी दिक्कत ये है कि फिर हॉस्टल में भी साइन करना है, फिर वहाँ किसी को फ़ोन करो कि भाई मेरा साइन कर देना, फिर वहाँ होटल में रुको या फिर कैब से आओ, मतलब ले दे के आपको थोड़ा तो स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे वो दिक्कत बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे वो साइन करने का चक्कर है ही नहीं। अब BSMS वालों का भी नहीं है शायद, मुझे इतना नहीं पता, तो फिर मुझे जितना लगता है BSMS वालों को शायद साइन नहीं, ये लोग भी साइन नहीं करते हैं। अच्छा, अपन जिस हॉस्टल में हैं इसमें BSMS वाले रहते हैं? हाँ, ये हॉस्टल वैसे ये 1 साल पहले बना है। तो पहले इन लोगों ने क्या किया कि जो PhD वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सबसे टॉप वाले फ्लोर दे दिया, जैसे ये 7th फ्लोर है, इसके नीचे 6th फ्लोर, ये सारे PhD वाले रहते हैं। बाकी जो फ्रेश BSMS स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर के, तो उन लोगों को जैसे ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th या 5th फ्लोर तक उन लोगों ने दे दिया यहाँ से। तो इस साल जैसा हुआ है कि कुछ PhD स्टूडेंट्स को अभी ये हॉस्टल से निकाल के दूसरे हॉस्टल में दे रहे हैं, तो BSMS बच्चे अभी 6th फ्लोर में भी शायद है, 7th फ्लोर में भी शायद 1-2 रूम खाली था उसमें भी डाल दिया। जो मतलब इस हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हैं या इस हॉस्टल से शिफ्ट कर रहे हैं? PhD वालों को एक्चुअली यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, और सारे PhD वालों, और जितना मुझे पता है कि ये पूरा हॉस्टल शायद BSMS वालों को दे देंगे, जो फर्स्ट ईयर से है या फिर सेकेंड ईयर से। PhD वाले कहाँ जाएंगे? PhD वालों के लिए ये हॉस्टल 7 है, और PhD वालों का बहुत पुराना एक हॉस्टल है, हॉस्टल 1। तो वो जब मतलब ऑक्यूपेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो अगर हॉस्टल 1 खाली नहीं हुआ, हाँ। तो फिर बच्चों को कहाँ डालेंगे, तब तक हम लोग को इधर रहना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो जगह खाली हो गया तो यहाँ से निकाल के, लेकिन नया हॉस्टल तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, अगर ये वाला हॉस्टल तो काफ़ी बेटर है क्योंकि नया भी है और रूम्स भी काफ़ी बड़े हैं, यहाँ व्यू भी अच्छा है, यहाँ से व्यू भी अच्छा है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मतलब समर के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ के गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1-1.5 महीने तक जितना गर्मी रहता है ना, बहुत ज़्यादा। ये अप्रैल मई के टाइम पे है, अभी जून समर्स निकली हैं अभी,
अभी बस जून के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा। बाकी सीजन्स सही हैं यहाँ पे? बाकी सीजन्स बहुत सही है, जैसे बरसात के टाइम पे हर रोज़ बारिश हो जाएगी। हाँ। ठंड भी अच्छा खासा ठीक ठंड ठीक ठाक है, आप मतलब अपना जैकेट वैकेट पहन के घूमने जा सकते हो। बाकी बस दिक्कत गर्मी में है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में ऐसा रहता है कि बाहर ही मत निकलो, अपने रूम में रहो। अपने रूम में भी नहीं रह सकते क्योंकि ये 7th फ्लोर टॉप फ्लोर है ना। हाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम सीलिंग से एकदम गर्मी आ जाती है। गर्मी आती है बहुत ज़्यादा, और पंखा चला दो तो वो गर्मी फिर नीचे भी आती है। तो वो गर्मी में बहुत दिक्कत है। तो एक वो है सोल्यूशन है कि हम लोग तो लैब में ही रहते हैं, उसमें तो एसी लगाओ। उसमें एसी है, वो तो आप बढ़िया लैब में पड़े रहो। रात को लैब से आओ हाँ। तब थोड़ा बहुत ठंडी मिल जाती है आपको। और मैक्सिमम लोग जो करते हैं कि कूलर रखते हैं यहाँ पे, तो एक कूलर खरीदना पड़ता है बाहर से, ऐसे लोकल भी मिल जाता है या फिर आप मंगा भी सकते हो। मिनी कूलर्स जो होते हैं टेबल पे भी रख हाँ, सकते हैं अपन उसको। तो मैक्सिमम के रूम में ऐसे कूलर मिल जाते हैं। तो वो अलाउड है, मतलब कोई स्पेशल कूलर उस गर्मी के मौसम में अलाउड है। अच्छा, आप रख सकते हैं उसको। हाँ, तो आपको एक रेंट देना पड़ेगा शायद, जो भी हो, महीने में शायद 500-600 रुपये लेते हैं ये लोग इलेक्ट्रिसिटी। ये IIT मंडी में भी सेम ही था, आपको हीटर के लिए हीटर के लिए देना पड़ता था। तो ऐसा सेम यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे ठंड का मौसम था तो इसलिए हीटर, यहाँ पे गर्मी का मौसम है इसलिए कूलर के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं है ले देके? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं है। जैसे अपन केटल लेते थे, केटल के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है कि ग्राउंड फ्लोर में जो केयर टेकर के ऑफिस है, तो उसी के बाहर 2-3 केटल रखा रहता है। तो अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो आप वहाँ से कर सकते हो। केटल साफ रहती है, उसमें भरोसा कर सकते हैं? मैंने कभी नहीं किया। मुझे नहीं पता। तो आप तो यूज़ करते हैं केटल रूम में? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना ठंड पड़ता भी नहीं है। यहाँ पे वो कूलर भी है ना यहाँ पे, तो वहाँ से ठंडा और गर्म दोनों पानी निकलता है। अच्छा, वाटर कूलर हर फ्लोर पर है? हाँ, ऑलमोस्ट हर फ्लोर पे। चलो सही है, मतलब गर्म पानी आ रहा है उसमें। हाँ, तो सही है। तो गर्मी के टाइम अगर गर्म पानी चाहिए तो वहाँ से भी ले सकते हो। हाँ, वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर वेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम वहाँ पे मिल मतलब मशीन तो वर्किंग है, आप ये ऐसा नहीं बोल सकते खराब है कोई। हाँ, वो तो है। तो आप फर्स्ट ईयर से इसी हॉस्टल में हैं? हाँ, अभी हॉस्टल चेंज नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं कब होगा। बच्चे कह रहे हैं कि हो सकता है। हाँ, क्योंकि आधे बच्चों का हो गया, आधे का नहीं हुआ। तो जैसे कि और कुछ गाइड करना चाहोगे, जैसे आने वाले PhD स्टूडेंट्स हैं, जो अपन तो मेनली उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आईसर में ऐसा कुछ 2 अच्छी चीज़ें बताओ तो बहुत, और 2 बहुत ख़राब चीज़ें कि जो बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, और 2 सबसे बेस्ट चीज़ें बताओ। अच्छा, 2 सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का जो रिसर्च फैसिलिटी है वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है। और यहाँ का जो रिसर्च एनवायरनमेंट है, जैसे हर एक को सेपरेट लैब मिलता है, लैब में केमिकल्स की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी चाहो रिसर्च के लिए बस आप मांगो, आपको मिल जाएगा। अच्छा, फंडिंग अच्छा खासा है यहाँ पे, तुरंत अवेलेबल है? हाँ, तुरंत अवेलेबल है। और बुरी चीज़ यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। जैसे हॉस्टल में आप लोग कुछ बना नहीं सकते, इलेक्ट्रिक चीज़ें रख नहीं सकते। जैसे मंडी में होता था कि हम लोगों को हर एक फ्लोर में इंडक्शन मिल जाता था, फ्रिज भी था। तो यहाँ पे फ्रिज शायद है, इस हॉस्टल में नहीं है, दूसरे हॉस्टल में, लेकिन इंडक्शन को लेके ये लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो खाना आप बना नहीं सकते, केटल आप रख नहीं सकते। तो ऐसा वाला रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे भी है। प्लस वो थोड़ा बहुत मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स का थोड़ा बहुत चक्कर ज़्यादा है। क्या मतलब उनसे क्या इशू हो सकता है? टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग में रहते हैं, या फिर थोड़ा बहुत रात के टाइम शोर शराबा भी हो जाए तो वो लोग मतलब आ जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मतलब कि शोर मत करो। हाँ, शोर मत करो, या फिर ऐसा भी होता है। और यहाँ का फाइन्स काफ़ी ज़्यादा है। हाँ? तो बात पे फाइन लगा देते हैं कुछ। जैसे मतलब एक एग्जांपल जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, हॉस्टल में ज़्यादा शोर होगा अभी 12 बजे के बाद, तो अपन गार्डन चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जैसे वो क्रेसेंट ग्राउंड है, तो आप वहाँ पे जाके अगर शोर शराबा करोगे थोड़ा बहुत तो फिर गार्ड आ जाएंगे। अरे वो तो लेकिन आउट स्कर्ट है ना, मतलब आप हॉस्टल में तो किसी को परेशान नहीं कर रहे हो आप। वो लोग नहीं मानेंगे, तो ये अच्छा। उन लोगों का अलग ही रूल है। तो यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बस इतना ही। और बाकी तो ठीक है, बाकी सब सही है। हाँ, बाकी तो हर इंस्टीट्यूट में जैसा होता है कुछ। प्रोफेसर्स मस्त हैं? हाँ, प्रोफेसर्स भी ठीक ठाक हैं। जैसे अगर मान लो कुछ हेल्प चाहिए तो कर देते हैं? हाँ, हेल्प के लिए वो तो ऑलवेज अवेलेबल है। और प्रोफेसर्स मतलब ऑलमोस्ट 9 to 7 तक अवेलेबल रहते हैं अपने केबिन में। तो कुछ भी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प करने के लिए तो वो ऑलवेज है वहाँ पे। तो डायरेक्ट आप कैबिन में अप्रोच करो? हाँ। तो यहाँ पे भी गाइड अलाउड होते हैं जैसे PhD स्टूडेंट्स होते हैं? तो PhD स्टूडेंट्स को तो पहले से ही गाइड अलाउट हो जाता है। और
और BSMS के स्टूडेंट्स को ऐसे वो प्रेफरेंस भरना पड़ता है कि किन किन के लैब ज्वाइन कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस तो फिर वो उन लोगों को फिर लैब मिलता है। जैसे अपने जो गाइड है, जैसे आपके जो होंगे, तो आपने वो चूज़ किए थे या आपको ऑटोमेटिकली वो? नहीं, हम लोगों को भी प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ा था, तो उसी के हिसाब से हम लोगों को मिलता है। तो लेकिन अपन जैसे मान लो प्रेफरेंस फॉर्म भरने के पहले अपन को मालूम होना चाहिए ना कौन सा प्रोफेसर कौन सी रिसर्च हाँ, में उनके काम लिए कर रहा है। उन लोगों का पर्सनल रिसर्च पेज होता है, तो वो पेज में जाके आप देख सकते हो कि कौन सा काम हो रहा है, रिसर्च पेपर्स क्या क्या आए हैं, वो पेपर्स खोल के भी देख सकते हो कि क्या काम एग्जैक्टली हुआ है वहाँ पे, फिर आप डिसाइड करो कि इस फील्ड में मुझे काम करना है कि तो नहीं। ये रिसोर्स कैसे मिलते हैं? कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं? कॉलेज वाले मतलब यहाँ के तो फैसिलिटीज़ हैं, तो आप यहाँ से तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उन सब चीज़ों को। नहीं, जैसे कि जो उनका पोर्टफोलियो जो प्रोफेसर्स के जो पेज है, तो उनकी लिंक अपन कैसे मिलेगी अपन? अच्छा, वो तो जैसे आइजर भोपाल केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिर जो फैकल्टी है, फिर फैकल्टी के अलग से वो जो पेज है उसमें जाना, फिर वहाँ पे लिखा रहता है कि पर्सनल ग्रुप पेज या फिर वेब पेज का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन सी लैब है, कौन कौन से लोग काम करते हैं, फिर कौन कौन से रिसर्च पेपर आए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो एक्चुअली जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए तो ये काफ़ी मैंडेटरी है कि हर एक प्रोफेसर्स का एक वो होना चाहिए वेबसाइट, कि वहाँ पे सारी कुछ चीज़ों का मतलब अपडेट होना चाहिए कि ये काम होता है कि प्रोफेसर्स भी अप टू डेट रहते हैं अपनी वेबसाइट को लेकर? प्रोफेसर्स भी अप टू डेट रहते हैं। मेरा ऐसा नहीं कि वेबसाइट बनाई और छोड़ दिया नहीं, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी अपडेटेड है। सीनियर्स हेल्पफुल हैं, जैसे अगर कुछ हेल्प चाहिए उनसे कि यार मेरे को कुछ बन नहीं रहा, मैं हेल्प कर। हाँ, सीनियर्स तो हेल्पफुल है। जैसे PhD में पहले से आप लोग तो वैसे काम सीखते नहीं हो, मतलब पहले से काम सीख के तो नहीं आते, तो काम सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए तो सीनियर्स ही है, तो आप सीनियर्स से काम सीखोगे, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा फिर आप इंडिपेंडेंट काम करना स्टार्ट करोगे, तो पहले तक तो आपको सीनियर से सिखाएंगे। वैसे PhD और मास्टर्स में रैगिंग का कोई सीन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे बैचलर्स में कभी देखा आपने कुछ रैगिंग का सीन है यहाँ पे? बैचलर्स में रैगिंग तो मैंने वैसे देखा नहीं। सुना है कि होती है? नहीं, सुना भी नहीं है। ये रैगिंग यहाँ का कॉन्सेप्ट वैसे रैगिंग तो है नहीं है। जैसे वहाँ होती है IIT मंडी में, बैचलर्स में होती है, मास्टर्स और PhD में मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं होती। मास्टर्स और PhD में ये सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा मैच्योर भी हो जाते हैं, अब बोले अपने काम से मतलब रखो। क्या करना है जूनियर्स को लेके वो अपना काम करे, हम लोग अपना काम करें। वो नए नए बच्चे होते हैं ना, तो उनके अंदर थोड़ा जोश होता है कि आओ थोड़ा मजे लेते हैं इनके। जैसे क्योंकि पहले उन लोगों का भी मजे लिया गया है तो वो लोग सोचते हैं कि यार दूसरे वाले बैच आए, अब हमारा मौका है, हम ले लेते हैं। ये होता है, हर जगह होता है। लोकेशन तो सही है, क्योंकि मैंने भी देखी, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ना, जैसे ये तो मेरा थर्ड टाइम है, जब मैं फर्स्ट टाइम जैसे मैंने एंट्री ली थी, तो अंदर घुसते मतलब इतना क्लीनलीनेस था, मज़ा आया, बिल्डिंग एकदम शेप में, आजू बाजू ग्रीनरी देख के तो मेरे को लगा यार कि परफेक्ट प्लेस है। लेकिन ये है कि सिटी से थोड़ा दूर है तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है उसमें। वही थोड़ा बहुत दिक्कत है, कोई मतलब कुछ प्रॉन्स होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे, तो ऐसा ठीक है, चलता है। इतना तो चलता है, मतलब इतना बदले में कुछ मिल रहा है तो ये चीज़ें नेगोशिएबल है। ये ठीक है। तो जैसे वैसे PhD में तो इतना कोई फोकस करता नहीं है, फिर भी बता दो जेंडर रेशियो क्या है यहाँ? PhD में ऑलमोस्ट क्या बताऊँ, जैसे PhD वाले इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड रहते नहीं है। 60-40 या 70-30। 60-40 या 70-30 लड़कियाँ कम ही रहती हैं। हाँ, लड़कियाँ थोड़ी कम हैं, क्योंकि PhD में मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है, थोड़ा काम करना पड़ता है ज़्यादा, तो लड़कियाँ ज़्यादातर प्रेफर करती है कि चलो जॉब्स करें, या फिर हाँ जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गया या फिर वो भी हो गया, तो डायरेक्ट PhD में थोड़ा कम है, मतलब लड़कों से लड़कियों का वो जो नंबर है वो थोड़ा कम है। जैसे अभी मेरा जो पॉडकास्ट आया है निफ्ट पे, तो उसमें मैंने बच्चों से बात करी थी, तो उसमें 90% लड़कियां थी, 10% लड़के वो तो फैशन टेक्नोलॉजी है। अरे भाई, मतलब ये देख के मेरे को लगा यार क्या कॉलेज है भाई। उसके बाद फिर मैंने NIT पे भी एक पॉडकास्ट किया था, उसके अंदर मैंने बच्चों से पूछा था, उसमें 60% लड़कियां थी, 40% लड़के थे। मतलब ये डिज़ाइन और फैशन इन सब चीज़ों में लड़कियां थोड़ी ज़्यादा हैं, और अपने साइड इंजीनियरिंग साइड में तो यार थोड़ा वो तो अभी मैकेनिकल और सिविल की बात ही नहीं करी अभी, तो वो तो अलग है यार। अभी मेरे ख्याल से पता है इंजीनियरिंग ना थोड़ी सी डिफेम भी हो गई है अभी के आजकल के टाइम में, क्योंकि इंजीनियर्स काफ़ी बदनाम हो गए
कि जॉब नहीं लग रही है, बेरोजगार होते हैं, स्किल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या अब लोग दूसरी अदर फील्ड्स को डिस्कवर कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं पहले फैशन टेक्नोलॉजी के बच्चों से मिलता था ना, तो आधे से ज़्यादा सीट्स खाली जाती थी। आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं था कि यार ऐसा कुछ भी होता है। बहुत कम लोगों को पता था। अगर आप अभी भी देखोगे ना कि जो इनका एक एग्ज़ाम होता है डैट करके, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, इनके जैसे अपना गेट होता है ना, इनका डैट होता है, तो उसमें भी आप देखोगे ना टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो थाउजेंड्स में ही होते हैं, कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। जैसे अगर अपन गेट का देखें तो एक ब्रांच का 2 लाख 1 लाख बच्चे भरते हैं, एक ब्रांच का। कंप्यूटर साइंस का अलग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, उसका अलग है। जैम में भी अगर आप देखो तो जैम में कितने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं? जैम में ऑलमोस्ट, जैम में थोड़ा कम होता है उस टाइम। अभी कम हो गया है, अभी कम हो गया, अराउंड 20,000। लेकिन गेट में काफ़ी अच्छा है, गेट में अराउंड 40-45,000। ये जबकि पता है ये नंबर डिक्रीज होके इतना हुआ है। पहले ज़्यादा था। पहले अगर मतलब आज से मान लो लॉकडाउन तक का भी अपन देखें 2022 या 21 तक, तो मतलब 1.5 लाख 2 लाख बच्चे तो भरते ही थे फॉर्म। और कितनी ब्रांचेस होती हैं गेट में, तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि मैंने जैम का भी देखा है, जैम में स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन वो भी बहुत होती है, क्योंकि सीट्स के हिसाब से तो वो काफ़ी ज़्यादा है और डिफ़िकल्ट तो है थोड़ा सा। लेकिन सही है। आईसर आके कैसा लगा? मतलब कि ऐसा तो नहीं, अभी कैसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इससे बेटर आईसर मिल सकता था, कुछ रिग्रेट है ऐसा, या फिर कि ठीक है ये काम चल रहा है? नहीं ठीक है ये आइजर्स, तो आइजर्स में वन ऑफ द बेस्ट। बाकी इनका कैंपस भी काफ़ी अच्छा है, जैसे आइजर पुणे या फिर कोलकाता वगैरह, तो वहाँ का कैंपस काफ़ी छोटा है और ये जो कैंपस है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रीनरी भी है, चारों तरफ घूमने को मिलता है अच्छे से। लेकिन अगर आईसर स्विच करने को मिले तो कौन सा स्विच करोगे? आइजर स्विच करने को अगर मिले तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कोलकाता में चले जाए, आइजर कोलकाता, वो क्योंकि घर के पास है। बाकी तो ठीक है, यहाँ पे भी जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे भी सेम ही है। प्रेफरेंस कैसा भरा था आपने आईसर का जब आप? आइजर्स तो काउंसिल हमारा ऐसे नहीं होता, तो हम लोगों को पर्टिकुलरली एक आइजर वेबसाइट में जाके उनका जब पीएचडी वैकेंसी निकल उसमें अप्लाई करना पड़ता है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा आइजर आने वाला है। अच्छा, इसमें काउंसलिंग सिस्टम नहीं है? काउंसलिंग सिस्टम तो उसमें था शायद एमएससी में और बीएसएमएस में। तो यहाँ पे आके फिर इंटरव्यू भी दिया होगा? हाँ, फिर इंटरव्यू होता है यहाँ। अच्छा, जितने आईसर्स से कॉल आता है हर जगह जाके फिर इंटरव्यू देना पड़ता है? इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आपने कितने आईसर्स गए थे फिर आप इंटरव्यू देने? मैं बस आइजर भोपाल ही आया था। सिर्फ एक ही आए थे? क्योंकि उस टाइम पे हमारा वो एग्ज़ाम था मंडी में, तो एग्ज़ाम से पहले ऐसे घूम तो नहीं सकते, सबका इंटरव्यू का टाइम भी तो सेम नहीं होता, जैसे कुछ एक हफ्ते पहले हो गया, कुछ एक हफ्ते बाद होने वाला है, तो ऐसे अगर करें तो मतलब 1 महीना पूरा छुट्टी। तो आपने कितने फॉर्म भरे थे आईसर के? भर तो दिया था, आइजर्स का फ्री होता है फॉर्म। अच्छा, फॉर्म्स फ्री होता है? पीएचडी फॉर्म्स फ्री होता है, तो मैंने भर तो दिया था लेकिन आया मैं इधर ही था। अच्छा, कॉल आ गए थे 2-3 जगह से? हाँ। लेकिन आए सिर्फ भोपाल थे? लेकिन भोपाल तो काफ़ी दूर पड़ता है यार। हाँ, ऐसे वो जो टाइमिंग था ना वो बड़ा अच्छा था यहाँ का, तो आ सकते हैं, आके फिर जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। बाकी जो आइजर्स थे वो कुछ बहुत पहले हो रहे थे, तो उस टाइम शायद हम मिड सेम का कुछ चक्कर होगा। और बाकी जैसे आइजर कोलकाता का हो गया, तो उनका वो जो इंटरव्यू का डेट था वो शायद एग्ज़ाम्स जो एंड से होने वाले थे, तो उससे शायद 2-3 दिन पहले ही था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ सही बात है, इतनी जल्दी आप अप डाउन भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो यहाँ का जो टाइमिंग था वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मतलब ये था कि किस्मत ही बोल रही थी कि आईसर भोपाल जाओ। लेकिन आपको उम्मीद थी कि अगर वहाँ पे भी आप इंटरव्यू देते तो हो जाता, क्रैक हो जाता? हाँ, वो तो है। तो इंटरव्यू कैसा था? बहुत हार्ड था या फिर ठीक था, निकल जाता? नहीं, इंटरव्यू ठीक ठाक ही था, बहुत हार्ड नहीं है, मतलब वो लोग बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं। और अगर आप आईआईटी से हो तो आपके पास तो एडवांटेज है ही, और थोड़ा बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, तो वो इजी हो जाता है आपके लिए। कि आप थोड़े हायर इंस्टीट्यूट से आए हो तो प्रोफेसर आपको एक्नॉलेज करते हैं यार कि बंदा सही है, तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा गाइड करते हैं अपन बच्चों को कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होने चाहिए, या फिर थोड़ा अपने हिसाब से बता दो क्या क्या मालूम होना चाहिए कोई बच्चा अगर इंटरव्यू देने जा रहा है आईसर का? तो ऐसे मतलब इंटरव्यू यहाँ का डिफरेंट पैनल्स में होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग हो गया, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग हो गया। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, सपोज फिजिकल या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, तो उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करके आओ उसी टॉपिक को। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इंटरव्यू देना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आओ, इनऑर्गेनिक या फिजिकल पढ़ना है तो मतलब उसमें जाना है तो इनऑर्गेनिक या फिजिकल पढ़ के ही आ जाओ।
और अगर आपको माने कि मुझे मतलब ठीक है मैं सारे पैनल में इंटरव्यू दूंगा जिसमें होगा तो फिर आप पूरा पढ़ के भी आ सकते हो। और मतलब ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरव्यू में, वो लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हो आप, तो आप ऐसे ही बता देना कि सपोज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर्स हैं, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ के आया, तो ऐसे बोल देना कि सर ये टॉपिक है जो मैं प्रिपेयर करके आया, तो उसी के हिसाब से उसी टॉपिक से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। केमिस्ट्री में कितने डिवीजन हैं ऐसे, जैसे ऑर्गेनिक है और एक और ऐसे ये लोग 4 या 5 डिविजन्स रखते हैं। एक और होता है थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, तो उनका एक अलग होता है, और एक है केमिकल बायोलॉजी करके, कभी कभी वो भी एक सेपरेट पैनल बनाते हैं केमिकल बायोलॉजी के लिए। तो आपने कौन सा दिया? मैंने दिया था इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें इनऑर्गेनिक में मैंने वो इनऑर्गेनिक में सिलेक्ट हुआ था, फिर तो मैं यहाँ पे हूँ। चलो सही है यार। अच्छा, गेट के रैंक बताने में ओपन हो आप कैमरा पे? हाँ कोई दिक्कत नहीं। कितना है? मेरा गेट का रैंक था 468। 468। और कुछ मालूम है टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? टोटल स्ट्रेंथ अभी मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन शायद 39,000 या फिर ऐसे कुछ। 39,000 बच्चे थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था? टोटल बच्चे थे वो अपियर किए थे। अच्छा, टोटल बच्चे अपियर किए थे। नहीं, जैसे स्कोर कार्ड आता है तो अपना रैंक और टोटल स्ट्रेंथ ऐसा कुछ लिखा रहता है ना? टोटल स्ट्रेंथ तो वही था, मतलब 39,000 ऐसे ही कुछ था। तो फिर तो रैंक काफ़ी अच्छा आया था। और वो स्कोर था शायद 588 ऐसा कुछ स्कोर था। 588 था। अब वैसे आपको शायद मेरे बारे में पूरा नहीं मालूम होगा, मैंने एमटरी में मैं घर आ गया था, कुछ डिस्प्यूट हो गए थे मुझे वहाँ, उससे क्या कहते हैं उसको, स्टूडेंट ऑफिस करके है ना कुछ अपना IIT मंडी में, तो हितेश श्रीमाली शायद उस टाइम पे वो थे। हाँ वो मेल आता था, देखा है उनका। हाँ, तो वहाँ कुछ डिस्प्यूट हुआ था, उसके कारण मैंने उसको लेफ्ट कर दिया क्योंकि मेरी स्टाइपेंड भी बंद हो गई थी। अब मैंने कहा बिना स्टाइपेंड तो मैं किसी कॉलेज में नहीं रहूँगा। तो उसके बाद मैंने IIT मंडी पे काफ़ी वीडियोस बनाई थी, बहुत बनाई हैं, और सब पे व्यूज़ अच्छे गए थे। तब मेरे पास एक आइडिया आया कि यार कि बच्चे देख रहे हैं, मतलब बच्चों को ज़रूरत है। तो मैंने कहा ऐसे और भी कॉलेज होंगे जिनमें बच्चों को ज़रूरत पड़ती होगी कि यार ये चीज़ उनको पता नहीं है, कॉलेज के अंदर की कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कहीं ऑफिशियली कहीं अवेलेबल नहीं है, कोई बच्चा इसको सर्च करके नहीं ढूंढ सकता कि यार ये चीज़ मुझे मालूम चल जाए। तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ें ना बच्चों तक पहुँचाई जाए, जिनको नीड है वो बच्चे देख लेंगे, उस हिसाब से एडमिशन लेंगे। अब जैसे कि आईसर का है, बच्चे वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो वो समझेंगे कि यार ये उनके लिए ठीक है कि नहीं है, उनको लगेगा कि यार इतना तो हम झेल लेंगे, तो एडमिशन लो। जैसे IIT मंडी में क्या था, जो एमटेक वाले बच्चे थे उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उनको नॉर्थ कैंपस रोज जाना पड़ता था, और सारी क्लासेस नॉर्थ में ही लग रही हैं। फिर उसमें ये दिक्कत थी कि लंच टाइम में वापस आओ, नहीं तो फिर टोकन लेके जाओ। दिक्कत ये थी अगर आप टोकन भूल गए हो अपने मैस से ले जाने का, तो आप नॉर्थ कैंपस में खाना नहीं खा सकते, और कुछ बच्चे मजबूरी में खा लेते थे, तो उसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इस पर वीडियो बनाई थी मैंने, तो काफ़ी बच्चों ने एक्नॉलेज किया कि हाँ चलो ठीक है सही किया बता के। मैंने कहा देखो अगर ये चीज़ अगर आप बेयर कर सकते हो तो आओ, वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि होते हैं ना बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं बहुत से, कि भाई वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते कि पढ़ाई भी करें और भाई क्लास छूट गई, और डिप्रेशन भी हो जाता है बहुत सारे बच्चों को। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कम से कम इन्फॉर्मेशन ओपन रहेगी ना तो बच्चा अपने हिसाब से अपनी चीज़ चूज़ कर ले। तो इसलिए मैंने ना फिर सारे कॉलेज कवर करना चालू किए। मैं सबसे पहले गया था मैनेट, अच्छा MNIT, मतलब वहाँ के बच्चे तो बहुत चिल हैं, और वहाँ पे पता है किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक ही चीज़ की है कि आप गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल मतलब मिलने नहीं जा सकते। जैसे IIT मंडी में कॉमन रूम होता था ना, वहाँ कॉमन रूम टाइप का कुछ नहीं है, तो आपको गर्ल्स को बॉयज़ हॉस्टल से दूर रहना है और बॉयज़ को गर्ल्स हॉस्टल से दूर रहना है। बाकी पूरा ओपन है, आओ जाओ कुछ भी करो, रूम में कुछ भी रखो, खाना बनाओ, तुम DJ बना लो गार्ड्स में चिल्ले, उनको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप फीमेल से दूर रहो, आप हॉस्टल के अंदर नहीं ला सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और अभी वहाँ के डायरेक्टर चेंज हुए हैं, अभी हुए हैं, मतलब 3 महीने ही हुए कुछ, तो बच्चे थोड़े परेशान हैं वहाँ के। अभी स्ट्राइक भी चल रही थी शायद 1 हफ्ते पहले, कि उन्होंने वो व्हीकल्स बंद कर दिए हैं अंदर। तो वो कैंपस क्या कुछ ज़्यादा ही बड़ा, मतलब इससे तो 3-4 गुना बड़ा है वो। तो उसमें ये होता है कि 3 किलोमीटर तो हॉस्टल से क्लास ही है, और अंदर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलती, अंदर आप गाड़ी चलाना अभी अलाउड था पहले, अभी बंद कर दिया। तो बच्चे लोग कह रहे हैं कि यार ये नहीं चलेगा, गाड़ी तो लगाओ। 3 किलोमीटर तो काफ़ी ज़्यादा। हाँ, और ऊपर से गर्मी के सीज़न में इंसान क्लास तक जाते जाते एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो पढ़ेगा कैसे? बच्चा तो पढ़ने गया है ना वहाँ पर।
वो कैसे करेगा फिर? तो इस चक्कर में स्ट्राइक वगैरह चल रही थी। अब देखो क्या होता है, वहाँ का भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस और सिविल ऐसे 2-3 ब्रांच कवर करी थी। तो मेरे पास अभी बच्चों का कमेंट भी आया कि आप NCA भी कवर करो। तो मैंने अभी बच्चा एक ढूंढा है, लिंक्डइन से ही मिलते हैं सारे, जैसे मैंने आपको लिंक्डइन से देखा था, तो वैसे मैंने वहाँ पे बच्चे ढूंढा। अभी मेरे को वहाँ NIT भी जाना है, तब मैं नेक्स्ट संडे जाऊँगा। मेरा यही हो रहा है, हफ्ते हफ्ते में गैप हो रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है ना, बच्चे थोड़ा पढ़ाई में बिजी रहते हैं। किसी का क्विज चल रहा है, किसी का क्लास चल रही है, तो सब लोग कहते हैं सैटरडे संडे आओ आप, तो सैटरडे संडे फ्री है। तो जैसे आज मेरे को NIT भी जाना था, तो मैं देखता हूँ अभी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं NIT जाऊँगा, क्योंकि संडे ही है ना मेरे पास। अगर आज छूटा तो एक हफ्ता पूरा वेट करना पड़ेगा। तो यार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ लास्ट वर्ड्स आपके कुछ बच्चों के लिए कुछ अच्छा अच्छा या मोटिवेशन कुछ भी, कि यार आ रहे हो तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कुछ भी अपने मन से आने वाले बच्चों को। ऐसे बस जो मन करे वो करो, बाकी ऐसा नहीं कि कोई ये कर रहा है, मतलब दूसरा बंदा ये कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा, ऐसा नहीं। जो तुम्हें लगता है वो करो, बाकी चीज़ों से मतलब ऐसे टेंशन फ्री रहो, चिल रहो, खुश रहो। अब दूसरे का देख कर मत करो कि यार उसने लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। हाँ, ऐसा तो है। क्योंकि मैंने भी देखे बहुत से मेरे ही दोस्त हैं जो कि देखा देखी ले लेते हैं कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन बाद में वो कर नहीं पाते। फिर उनको रिग्रेट होता है, यार ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद हो गए, मैं कुछ और कर लेता। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है मल्टीमीडिया में, लेकिन मैं ज़बरदस्ती टेक्नोलॉजी में घुसा हुआ था, M.Tech भी कर रहा था, ये कर रहा था, कर ले रहा था, लेकिन इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा था। तो वो चीज़ थी, तो मैंने सोचा यार मैं अपना डोमेन थोड़ा सा शिफ्ट करूँ। मुझे पता है IIT में बच्चे बहुत ज़्यादा वो मिलते हैं आपको, आपके साथ वाले, आपको कोई भी चीज़ में आप अच्छे हो ना तो आपको एनकरेज करते हैं कि यार तू ये कर ले। तो मुझे लोगों ने बोला यार तू बोलता अच्छा है, तू ज़्यादा भी बोलता है, तो इसको अब तेरी स्किल है ये, इसको तू वेस्ट मत कर, इसको तू कोई अच्छी जगह लगा, क्योंकि तू ये यूटिलाइज कर सकता है। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं बकचोद था बहुत बड़ा। प्रोफेसर्स के पास गए, उनके साथ बैठ के गप्पे मारने लगे, और प्रोफेसर्स भी इन्वॉल्व हो जाते थे, वो मजे से एकदम बातें चल रही हैं। मैं सिविल वाले सर के साथ बैठता था तो उनके साथ और अच्छी बन जाती थी। तो ऐसे कर, लेकिन मैंने कहा यार टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि पढ़ाई करनी है वो हो नहीं रही है, अपन पहचान बनाए जा रहे हैं। और सारे गार्ड से भी दोस्ती हो गई थी। शायद आपने मुझे देखा होगा 2021 में आए हो ना आप? 2021 में आया हूँ मैं, 2022 में आया था M.Tech फर्स्ट ईयर। नहीं, एक्चुअली 2021 अगस्त से शायद सेशन स्टार्ट था। तो उस टाइम कोरोना के टाइम था। हाँ, लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं आया था 2022 फरवरी में ना, और मैं अगस्त में आ गया था वहाँ पे। तो एक बच्चा देखा आपने जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे? हो सकता है, अभी मुझे ज़्यादा मतलब नोटिस तो नहीं किया था, हो सकता है। मैथ्स कौन सी थी आपकी, सरदार थी या फिर मैपल थी? पहले D1, फिर D1 से लेके एक बार D2 में शिफ्ट हुआ, और लास्ट में एक D3 करके नया बना था। तो उसमें लास्ट सेमेस्टर तक 6 महीने पूरा उधर ही खाना खाया। D3 में मैं D2 में ही था स्टार्टिंग से। अच्छा, हाँ, तो फिर शायद हो सकता है कि देखा हो, क्योंकि मैं अकेला ही था जिसके बाल बहुत लंबे थे, पूरे कैंपस में कंधे तक बाल थे मेरे। और मतलब अरे एक साइड बैग टांग के घूमता था मैं, ब्लैक कलर का। हो सकता है, क्योंकि मैं क्या सबसे ही बात करता था, लड़कियों से छोड़ के, कोई लड़कियों से नहीं करता मैं बात। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि उनसे बात करने के लिए एक आपको अलग तरीके से बात करनी पड़ती है, वो नहीं हो पाता मुझसे। मैंने कहा यार देखो मैं चिल बंदा हूँ, मैं खुद को मैनिपुलेट नहीं कर सकता वैसा कि यार कोई आया है तो उससे फिर अलग तरीके से बात करो कि हाँ फॉर्मल में, हाँ कैसे हो, ठीक है, मैं भाड़ में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं चिल हूँ भाई, मेरे को भी सामने वाला बंदा चिल चाहिए। तो ये तो था, इसलिए IIT मंडी में अपन ने काफ़ी पहचान बनाई। मैं भी सोच रहा हूँ अगर मेरा ये ग्रो करती है मेरी ये चीज़, तो मैं फिर IIT मंडी वापस जाऊँगा, वहाँ पे फिर बच्चों का इंटरव्यू लूँगा। वैसे एक चीज़ है, बताना तो नहीं चाहिए वैसे, हुआ यह था कि IIT मंडी की मैंने खूब बुराई करी थी वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में। तो उसके अंदर मैंने सब बता दिया था कि यार मेरे को ये दिक्कत फेस हो रही है, और मैं इस ब्रांच पे हूँ, मुझे इस ब्रांच में भी दिक्कत फेस हो रही है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे भी दिक्कत फेस हो रही है, क्योंकि मेरी लगातार ना 1-2 हफ्ते तक क्लास छूट रही थी बस के चक्कर में। क्योंकि क्या होता था कि हमारी सुबह क्लास लगती थी 8 बजे, और सुबह 8 बजे बहुत बच्चों की क्लास लगती थी, तो बस एक ही चलती थी। तो उसके अंदर क्या आधे बच्चे वहीं रह जाते थे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो भी सीन है ना कि कोई खड़ा होकर नहीं जा सकता उस क्लास में, तो ओवरलोडिंग वो उसमें लोग देते हैं गेट में। हाँ। तो उसमें ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है कि जैसे हमारा क्लास स्ट्रेंथ 45 है, तो एक क्लास अगर नॉर्थ कैंपस में लग रही है तो सारे 45 बच्चे एक साथ अगर बस पे चढ़ जाएंगे तो बस तो नहीं जाएगा। हाँ, उसमें 30 कुछ शायद सीट्स थी,
तो 15 बच्चों का तो लॉस हो जाता था हाँ, उसमें। तो लॉस हो जाता था। वो फिर नेक्स्ट बस पकड़ के फिर 15 मिनट आधा घंटे लेट आते थे वो। तो उस पे ना मैंने बीच में शायद लैंडस्लाइड हुई थी तो रोड हाफ हो गया था बीच का, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी और वो भी डाल दी थी। मैंने कहा क्योंकि मैं क्या उस समय थोड़ा ज़्यादा इरिटेट सा हो गया था, मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा है ये। और फिर मैंने उनको कंप्लेंट करी प्रोफेसर्स को कि देखो सर ऐसा है, बस एक ही चलती है। तो कंप्लेंट करने पे उन्होंने 2 बस चालू करी थी, लेकिन फिर बाद में वापस एक ही कर दी थी उन्होंने, वो भी बंद कर दी थी। तो फिर मैंने यूट्यूब पर तो उस पर व्यूज़ बहुत आया, और उस चक्कर में पता नहीं क्या हुआ, मेरी ब्रांच में नेक्स्ट ईयर कोई एडमिशन ही नहीं आया। वो चीज़ मेरे को लगा कि यार मेरा ये मोटिव तो नहीं था कि ब्रांच में कोई एडमिशन ही नहीं आए, मेरा ये था कि यार जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं ना बच्चे, उस कॉलेज उसका सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल दोगे ना तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर। लेकिन ठीक है बस मेरी ब्रांच था कम्युनिकेशन ब्रांच थी मेरी। तो क्या बच्चे क्या, जैसे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो स्टूडेंट क्या करता है, यूट्यूब पे देखता है कि मैं इस कॉलेज जा रहा हूँ, कहाँ पर है, क्या है रास्ता, कैसा है, पहुँचना कैसे है, या फिर उस कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सोच के मैंने वीडियो डाली थी कि बच्चा देखेगा, और बच्चों ने देखी, और वो देख के वो कुछ ज़्यादा ही डर गए। इतना नहीं डरना था, लेकिन ठीक है, वो तो जिसकी जैसी इच्छा थी, उन्होंने देखा कि उनके लिए कॉम्पिटेबल नहीं है वो IIT वाला, तो उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। तो ये चीज़ मेरे को ठीक लगी कि मैंने कहा ठीक है यार, बच्चे अपने हिसाब से चूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। मैंने उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ फालतू चीज़ें नहीं बताई, जो एग्जैक्ट चीज़ें थी मैंने वही बताई थी, क्योंकि मुझे भी पता है अगर मैं कुछ झूठ बोलता हूँ तो हो सकता है कि भाई फ्यूचर में कोई मुझ पर वो कर दे, वो कि फालतू क्लेम कर दे कि यार ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कॉलेज के बारे में, तो भाई मेरे ऊपर तो लीगल एक्शन हो जाएगा फालतू का। तो मैंने कहा नहीं, अपन को रियल रहना है, जो चीज़ गलत है उसको गलत बोल दो, जो चीज़ सही है उसको सही बोल दो, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, आप कोई इसमें एडजस्ट कर पा रहे हो तो जाओ, बेशक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो फिर मैंने यही सोच के ये चीज़ चालू करी थी कि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होंगी ही होंगी। तो मैंने कहा जाके एक बार अपन पता करते हैं। तो जो आने वाले बच्चे हैं सबसे ज़्यादा वही सर्च करते हैं, जो एस्पिरेंट होता है, बहुत से लोग ड्रॉप भी लेते हैं। ड्रॉप भाई इंसान मालूम चला बच्चा 1 साल ड्रॉप लेके बैठा है, रात दिन मेहनत, ड्रॉपर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बाद फिर उसे ऐसा कॉलेज मिल जाए जो उसे पसंद ही नहीं आ रहा, तो यार फिर तो उसका तो एक तरीके से माइंड ही वो हो जाएगा, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, फंक्ड हो जाएगा माइंड उसका। तो मैंने कहा एक तरीके से स्टूडेंट्स के हेल्प के पर्पज़ से मैंने अपना ये वो चालू किया था। तो अभी तो मेरे ख्याल से सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये है कि अभी मोनेटाइज तो नहीं हुआ है अपना चैनल, लेकिन मेरे को उसकी इतनी कुछ लालच भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो मोटिव जो है ना मेन, वो पूरा होना चाहिए। बाकी तो है ऊपर वाला तो देख ही रहा है। चलो ठीक है, अपन इसको एंड करते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो भाई ये थे हमारे बंदे जिनसे मैं मिल के आया। खैर मुझे IIT में ये मुझे मिले नहीं थे उस टाइम पे, अभी इनसे मुलाकात हुई है तो अच्छा ही है। तो भाई अगर कंटेंट में मज़ा आया तो यार सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो वीडियो, अगर तुमको लगता है कि ये उनके काम आ सकती है। एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।